हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का कृतिका का चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस पाठ में लेखक ने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करते हुए लड़कियों के शिक्षित होने और उन्हें उनके गुणों के आधार पर सम्मान देने की बात कही है। पाठ की शुरुआत एक परिवार से होती है। इस परिवार में 4 लोग हैं, माता, पिता, उनकी बेटी और एक घरेलू नौकर। पिता का नाम है रामस्वरूप, माता का नाम है प्रेमा, बेटी का नाम है उमा और उनके नौकर का नाम है रतन। उमा पढ़ी लिखी बीए पास लड़की है। उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। उसी की तैयारी में उमा को छोड़कर घर के बाकी सभी लोग लगे हुए थे, क्योंकि उमा को अभी ये शादी मंजूर नहीं थी। घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए उमा के पिता रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ घर की साफ सफाई में लगे हुए थे, जैसे गुलदस्ते साफ करना, नई चादर बिछाना, कुर्सियां सही से लगाना और बाकी के कामों में हाथ बटा रहे थे। तभी उमा की माँ प्रेमा अपने पति रामस्वरूप से आकर कहती है कि उनकी बेटी एक कमरे में मुंह फुलाए लेटी हुई है, यानी वो शादी की बात से नाराज थी। रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि कैसे भी करके उमा को मनाओ और उसे सजने संवरने के लिए तैयार करो। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि मैंने उसे काफी समझा लिया, लेकिन वो मान नहीं रही है। आप ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। प्रेमा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना समझ नहीं आता था। लेकिन रामस्वरूप चाहते थे कि उनकी बेटी बीए एमए की पढ़ाई करे। उन्हें चिंता सता रही थी तो बस इस बात की कि कुछ लड़के वाले लड़कियों के शिक्षित होने के खिलाफ होते हैं, और दूसरी बात, लड़कियों का सुंदर होना भी बहुत जरूरी था। सुंदरता की उमा के पास कोई कमी नहीं थी। उमा एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसे मेकअप का ज्यादा शौक नहीं था। मेकअप से उसका कोई मतलब नहीं रहता था। उसे बस अपनी पढ़ाई लिखाई से ही मतलब रहता था। प्रेमा ने नाश्ते की सारी तैयारी कर ली थी, जिसमें फल, मिठाइयाँ, नमकीन चीजें और टोस्ट भी थे, लेकिन टोस्ट के लिए मक्खन नहीं था। रामस्वरूप रतन को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। लड़के वालों में सिर्फ 2 लोग आने वाले थे, लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील थे और उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उन लोगों की सोच ऐसी थी कि खुद पढ़े लिखे होते हुए भी लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते थे। थोड़ी ही देर में लड़के वाले रामस्वरूप के घर पर आ जाते हैं। लड़के के पिता तो बहुत ही अनुभवी शख्सियत लग रहे थे, लेकिन लड़के की आवाज पतली थी और कमर थोड़ी झुकी हुई थी। थोड़ी देर ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने पुराने जमाने की बातें करने लगते हैं। फिर रामस्वरूप शंकर से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं। गोपाल प्रसाद दहेज लेन देन पर विश्वास रखते थे और अच्छा खासा घर परिवार देखकर वो अच्छे दहेज की उम्मीद लगा रहे थे। जब रामस्वरूप नाश्ता लेने के लिए किचन में जाते हैं, तभी गोपाल प्रसाद अपने बेटे को सीधे बैठने के लिए टोकते हैं, क्योंकि उनका बेटा शंकर थोड़ा झुककर बैठता था। रामस्वरूप ने लड़के वालों से झूठ कहा था कि उनकी बेटी सिर्फ मैट्रिक पास है, क्योंकि लड़के वालों की ये शर्त थी कि उन्हें लड़की ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए थी और ना नौकरी पेशा। हाँ, लेकिन लड़की खूबसूरत जरूर होनी चाहिए थी। थोड़ी ही देर में उमा पान की तश्तरी लिए, यानी पान की प्लेट हाथों में लेकर सादे कपड़ों में गर्दन झुकाकर लड़के वालों के सामने आ जाती है। उमा की आंखों में चश्मा देखकर दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं कि कहीं लड़की पढ़ने लिखने वाली तो नहीं है। लेकिन रामस्वरूप आंख दुखने का कारण बताकर उन्हें समझा देते हैं। दोनों बाप बेटे लड़की की चाल ढाल, सुंदरता सब कुछ देखते हैं और धीरे धीरे करके उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि उसे क्या आता है और क्या नहीं आता है। उमा उन्हें मीरा का एक मशहूर गीत भी गाकर सुनाती है। उमा से पूछे गए हर सवाल का जवाब उसके पिता रामस्वरूप दे रहे थे, जिससे गोपाल प्रसाद थोड़ा नाराज होकर उमा से बोलने के लिए कहते हैं। इस पर उमा जवाब देती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार उससे कुछ नहीं पूछता, बल्कि खरीदार को दिखा देता है कि पसंद आई तो ठीक, वरना वापस रख ली जाती है। उमा की बात सुनकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है
और वो राम स्वरूप से कहते हैं कि क्या उनकी बेइज्जती करने के लिए ही बुलाया गया था। इस पर उमा जवाब देते हुए कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में वो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्या कर रहा था। दरअसल उमा उसे पहचान गई थी कि ये लड़कियों के हॉस्टल और कॉलेज के आसपास घूमता रहता है और हॉस्टल के पास से किस तरह उसे भगा दिया गया था। हॉस्टल की बात सुनकर गोपाल प्रसाद पूछ बैठते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो। यानी उन्हें लड़के की हरकत से ज्यादा उमा के पढ़े लिखे होने की बात पर अचंभा हो रहा था। लेकिन उमा भी साफ साफ जवाब देती है कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है, लेकिन कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, इज्जत से और मर्यादित होकर पढ़ाई की है, आपके बेटे की तरह ताक झांक नहीं की। लेकिन जरा अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह वो उस दिन नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागा था। रामस्वरूप उमा को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उमा को लड़के वालों की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। अब गोपाल प्रसाद भी गुस्से में आकर रामस्वरूप से कहने लगते हैं कि आपने अपनी लड़की को मैट्रिक पास बताकर हमसे झूठ कहा और अपने बेटे के साथ वापस जाने लगते हैं। उनके जाने पर उमा कहती है कि जरूर चले जाइए, लेकिन एक बार ये जरूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा दिख रहा था और उनके बेटे शंकर का मुंह रुआंसा हो गया था। ये सब देखकर रामस्वरूप शॉक्ड होकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उमा ने ऐसा क्यों कहा था कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? इसका क्या मतलब हो सकता है? रीढ़ की हड्डी शरीर का आधार होती है। अगर हमारी बैकबोन सही होगी तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से। दूसरी वजह यह है कि रीढ़ की हड्डी का झुका होना आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। शंकर में आत्मविश्वास की कमी थी। वो अपने पिता के कहे अनुसार चलता था। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसकी सोच घटिया थी। कॉलेज और हॉस्टल के आसपास घूमना, लड़कियों को देखना, ये उसकी आदत में शुमार था। इन्हीं सब कमियों के कारण उमा ने गोपाल प्रसाद से कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। ओके बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर रीढ़ की हड्डी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।